चलिए बेटा हम कर रहे हैं अपडेट एंड अमेंडमेंट्स। इन जीएसटी। applicable for June 22 and onwards। तो चैप्टर वाइज लेता हूं बेटा कि एक एक चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट आई हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहला ले लेते हैं बेटा ई वे बिल में क्या क्या अमेंडमेंट है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी हैं, पर मैं अमेंडमेंट के नाम से इसलिए करवा रहा हूँ कि एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। ई वे बिल में हम पढ़ते थे बेटा वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल में पहली अमेंडमेंट वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। इसमें हम पढ़ते थे ना बेटा, दो केसेस बनाते थे हम बनाते थे नॉर्मल कार्गो है, कार्गो मतलब गुड्स, या पार्टिसिपेट करो बेटा, पढ़ रखा है सबने। ओवर डायमेंशनल कार्गो है और एमएमटी है, मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा रूट इंक्लूड होना चाहिए? सी रूट। सी रूट। ये तो सेम है बेटा, एक दिन के लिए, एक दिन कितने के लिए, ऐसे लिखना चाहिए 1 day फॉर 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। यहाँ पर जो आपने पढ़ा होगा बेटा, वो आपने पढ़ा होगा 100 किलोमीटर, 1 day फॉर 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। ये चेंज हो गया बेटा 200 किलोमीटर। ओवर डायमेंशनल एज इट इज है। एमएमटी क्या है बेटा आपका? एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं, पहले भी यही था अब भी यही है। जो नॉर्मल है बेटा उसमें चेंज आया है। पहले था बेटा 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए आपके एक दिन था, अब 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए क्या है बेटा आपका एक दिन। एग्जाम्पल, दिल्ली से मुंबई डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा, हाइपोथेटिकल एज्यूम कर रहा हूं 1560 किलोमीटर। नॉर्मल कार्गो है तो ई वे बिल की वैलिडिटी बताओ बेटा। मैंने कैसे सिखाया था? पहले 100 से डिवाइड करते थे, अब 200 से कर लेना ना, और फ्रैक्शन आ जाए तो अपर हैंड पे 7.8 आ रहा है, 7.8 आ रहा है, तो वैलिडिटी बेटा 8 days, 8 दिन के अंदर अंदर बेटा सामान को डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो, उसके बाद मिल गया तो पढ़ाया था ना सीजर, ई वे बिल की वैलिडिटी लैप्स हो जाएगी नॉर्मल कार्गो। और अगर आपका बेटा ओवर डायमेंशनल है, ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मोड है इंक्लूडिंग सी रूट, ऑल्दो दिल्ली मुंबई में सी रूट बनेगा नहीं, पर एक समझने के लिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा 78 एकदम एग्जैक्ट 78 आ रहे हैं। यस सर, 78 days। तो पहला चेंज क्या हुआ बेटा, 100 से बढ़ा के ये कितना हुआ है बच्चे आपका 200 days। ठीक, चले मूव ऑन। जो जो चेंज है उसको रेड से कर दूं। चले मूव ऑन। यस सर। गुड, वहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा। ई वे बिल में सेकंड, किसी को बेटा रूल 138 ई याद हो? अरे रूल तो छोड़ो, कंटेंट तो याद होगा। ई वे बिल का ब्लॉकिंग नॉर्मल स्कीम में है बेटा, आपने कंसेक्यूटिव 3 टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी है ना। कंपोजिशन स्कीम में कंसेक्यूटिव 3 टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी तो ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, पार्ट ए नहीं भर पाओगे आप।
Yes, yes, sir. Yes, sir. इसमें एक जबरदस्त क्लैरिफिकेशन क्या आई है ये समझना बेटा। दो एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं उससे आप ये समझना। एक्स लिमिटेड सेलर, वाई लिमिटेड बायर। ये डिफॉल्टिंग सेलर है। डिफॉल्टिंग मतलब उसने वो डिफॉल्ट कर दिए ब्लॉक वाले। GSTR 1 नहीं दे रहा, 3A नहीं दे रहा बेटा, 3B डिफॉल्ट इन GSTR 1, 3B एटसेट्रा। Yes, sir. तो इसका ई-वे बिल क्या हो जाएगा बेटा? ब्लॉक हो जाएगा। ई-वे बिल ब्लॉक होने का मतलब पार्ट ए ही नहीं भर पाएगा, और जब ए नहीं भर पाएगा तो बी पे जा ही नहीं पाएगा। पार्ट ए ब्लॉक होता था ना बेटा। Yes, sir. अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हो तुम? चलो, पार्ट ए तो ब्लॉक होता था, Yes, sir. ये पार्ट ए नहीं भर पाएगा, और जब पार्ट ए नहीं भर पाएगा तो पार्ट बी भी नहीं भर पाएगा बेटा, क्योंकि पार्ट ए के बाद ही तो पार्ट बी होता है। अब वही नहीं होगा तो फिर ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा, और बिना ई-वे बिल के रास्ते में अगर पकड़ लिया बेटा सारी की सारी गुड्स सीज होती हैं। Yes, sir. ठीक। अब होता क्या था पहले, जो अमेंडमेंट मैं करा रहा हूं उससे पहले इसका पार्ट ए कभी भी भरा नहीं जाता था, परमानेंट ब्लॉक हो जाता था। तो सेलर के एंगल से भी ब्लॉक हो जाता था, वो बायर के एंगल से भी ब्लॉक हो जाता था। सेलर के एंगल से भी ब्लॉक हो जाता था और वो बायर के एंगल से भी ब्लॉक हो जाता था। अब एक पर्सन, इसका ये तो हो गया ब्लॉक, समझ में आता है। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे कैरी करता हूं। ये ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। अब सेंटर में लिखो बेटा एक्स लिमिटेड, ये ऊपर वाला, इसने इसको माल बेचा वाई को, और ये खरीदता है ए बी से। ये इसको माल बेचता है, ये इसको बेचता है। ऊपर वाला मैंने खाली रिवाइज कराया बेटा आपको, अमेंडमेंट अब बताऊंगा मैं। और ये डिफॉल्टिंग है, डिफॉल्टिंग एसएससी। कौन सा डिफॉल्ट है बेटा? GSTR 1 फाइल नहीं कर रहा है, 3B फाइल नहीं कर रहा, Yes, sir. तो ये 1 जनरेट नहीं कर पाएगा, पार्ट 1 नहीं भर पाएगा, ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। इसका ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा, या इसका भी नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक्स लिमिटेड क्या है बेटा? डिफॉल्टिंग एसएससी है। इसने डिफॉल्ट कर दिया, इसका ई-वे बिल ब्लॉक हो गया। अब एक तो इसकी ये आउटवर्ड सप्लाई, एक ये इसकी इनवर्ड सप्लाई। ये कौन सा ब्लॉक है? Outward. Outward supply. कौन सा होना चाहिए? लॉ इज नथिंग, इट्स अ कॉमन सेंस। Supply 2 वाला होना चाहिए. भाई जो एक्स माल बेच रहा है उसमें दिक्कत होनी चाहिए ना, Yes. क्योंकि नालायक रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, बिना रिटर्न के, बिना ई-वे बिल के माल बेच दिया इसने। तो Yes, yes, sir. तो आफ्टर अमेंडमेंट ये याद रखना बेटा, ये वाला ब्लॉक हुआ है, Yes. इस पे ब्लॉकिंग प्रोविजन नॉट अप्लाई। ब्लॉकिंग प्रोविजन नॉट अप्लाई। ये सेकेंड अमेंडमेंट ई-वे बिल की। पहली बोलना 100 की जगह कितना हो गया? 200। Kilometer. दूसरा बेटा जो ई-वे बिल ब्लॉक हुआ है वो किसके लिए ब्लॉक हुआ है? आउटवर्ड सप्लाई के लिए। डिफॉल्टिंग एसएससी की आउटवर्ड सप्लाई के लिए, इनवर्ड सप्लाई में ब्लॉकेज नहीं है बेटा। ठीक। Yes, sir. ई-वे बिल में ही बेटा लिख लो, तो बता देना कहीं भागम भाग हो जाए। Done, sir. डन। ई-वे बिल में ही बेटा तीसरी अमेंडमेंट, ई-वे बिल की वैलिडिटी, किसी बच्चे को बेच लेता हूं, याद आया नहीं है। ई-वे बिल की वैलिडिटी मान लेते हैं 5 दिन है, तो उसका क्या फर्क पड़ता था बेटा? क्या सिखाया था मैंने कि 5 दिन के बाद अगर ट्रक रोड पे मिल गया तो? आकांक्षा बेटा या वर्षा जो नजर आ रहे हैं मुझे, जब्त हो जाएगी। क्या चीज? वो सारी की सारी गुड्स क्या हो जाएंगी बेटा? सीज हो जाएंगी, Thank you. और फिर टैक्स और पेनल्टी पे करके वो रिलीज होंगी। Yes, sir. टैक्स और पेनल्टी का अमाउंट पढ़ाया होगा मैंने सेक्शन 129 में। मैं दोबारा बोलता हूँ, वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका सीजर हो जाएगा। सीजर होने के बाद बेटा फिर पीओ क्या कर लेगा? रास्ते में गुड्स को रोक लेगा, ट्रक को खड़ा कर लेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा? वो टैक्स और पेनल्टी आपसे लेगा, उसके बाद ही रिलीज करेगा। 2 केस मैंने बनवाए थे, ओनर्स कम फॉरवर्ड, ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। Yes, sir. अब याद आ गया होगा ऐसे, Yes, sir. उसमें चेंज हुआ है बेटा।
इसको याद कर लेना, इसमें शायद बेटा ये आपको एग्जाम में मिल जाए। इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, हिंट दूँ? सर पेपर आपने सेट किया है क्या? चलो बेटा इधर ध्यान दो, सेक्शन 129 पेनल्टी थी बेटा ये, और ये खाली ई वे बिल को डील नहीं करती थी बेटा, ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इनवाइस आपके पास नहीं है, इनवाइस होना चाहिए था उसके पास, या बेटा आपके पास डिलीवरी चालान होना चाहिए था, या बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए था, या ई वे बिल। बिना उसके अगर आप जा रहे हैं ट्रक लेकर, रास्ते में पकड़ लिया पीओ ने, इंटरसेप्ट कर लिया बेटा, और उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा, आपके पास नहीं मिले, तो वो गुड्स को क्या कर लेगा बेटा, सीज करेगा और पेनल्टी लगाएगा, पेनल्टी देने के बाद ही रिलीज करेगा। कितनी पेनल्टी बेटा? ये बड़ी है पेनल्टी, इंक्रीज हुई है। अब पुरानी भूल जाना, जो मैं लिखवा रहा हूं उस पर ध्यान देना। 2 केस बनते थे, ओनर्स कम फॉरवर्ड, ओनर क्या मतलब होता था? डज नॉट कम्स फॉरवर्ड। सर वो अपनी रेपुटेशन, भाई बिना बिल के, बिना इनवाइस के माल जा रहा है, पीओ ने पकड़ लिया, पीओ पूछ रहा है किसका माल है, तो उसने ट्रांसपोर्टर ने ओनर को फॉर्म लाया, जी आपको बुला रहा है। ओनर कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, आप ही गुड्स को रिलीज करा लो। मैं जाऊंगा तो उनकी बैड बुक्स में आ जाऊंगा, कल को फ्यूचर में मुझे दुखी करना शुरू करेंगे। यस सर। हाँ, तो ये तो बोलते थे ना बेटा, ओनर्स कम फॉरवर्ड, ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, ओनर्स कम्स फॉरवर्ड। अगर आपको याद आ रहा हो, 2 केस बनाता था मैं, टैक्सेबल गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स। यस सर। टैक्सेबल गुड्स में कितनी पेनल्टी? सर इक्वल थी टैक्स पे। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, वो डबल हो गई। 200% ऑफ टैक्स पेबल। पहले कितनी थी? 100, वो डबल कर दी पेनल्टी, 200% ऑफ टैक्स पेबल। एग्जम्प्ट के केस में कितनी थी? 50%। फट्टे मार रहे हैं। सॉरी सर कुछ भी नहीं थी इसमें। अरे टैक्स नहीं था, पेनल्टी तो थी ना लायको। 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। आज भी वही है। अगर ओनर नहीं आता था तो टैक्सेबल गुड्स में कितनी पेनल्टी? टैक्सेबल गुड्स में कितनी पेनल्टी? 50% सर। 50% ऑफ वैल्यू। और यही था। अब ये तो है ही 200% ऑफ टैक्स पेबल, और याद रखना यहाँ विच एवर इज हायर है, ये एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो 5%, 2 की जगह 5, और 25,000 विच एवर इज लोअर लेस। ऊपर ध्यान रखना बेटा, वो टैक्सेबल में हायर है। When owner does not come forward, ओनर आ ही नहीं रहा तो लॉ ने इसको ज्यादा सीरियस ऑफेंस मान लिया। तो एक क्वेश्चन बेटा मैं टैक्सेबल का कराता हूँ, जिसमें ओनर आ रहा है या ओनर नहीं आ रहा, 2 केस बना लेंगे। एक एग्जम्प्ट का, ओनर आ रहा है ओनर नहीं आ रहा, ठीक है? चलो जी, एक्स लिमिटेड दिल्ली। 1 मिनट ऊपर कर दीजिए। ले बेटा लिख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, ना लिख पाओ तो। गुड। एक्स लिमिटेड दिल्ली ने गुड्स बेची वाई लिमिटेड मुंबई को। वैल्यू ऑफ गुड्स आप लिख रहे हैं बेटा 10 लाख, मतलब साथ साथ लिख रहे हो आप। यस 18% वाले आइटम मान लेते हैं, 180 टोटल 1180। तो मुझे ये बताओ, ये टैक्सेबल सप्लाई है एग्जम्प्टेड सप्लाई है? टैक्सेबल। 18% नजर आ रहा है ना बेटा? यस। ये विदाउट बिल था, विदाउट इनवाइस या विदाउट ई वे बिल, विदाउट चालान, मतलब बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जा रहा था ट्रक, पीओ ने इंटरसेप्ट कर लिया, गुड्स को सीज कर लिया।
कंप्यूट पेनल्टी सर ये पीओ के बाद क्या लिखते हैं? इंटरसेप्ट बेटा, क्या बोलेंगे उसको, चेक करना। पीओ इंटरसेप्ट द, इंटरसेप्ट ही अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। चेक करना, पीओ ने रिश्ते में चेक करा, कुछ नहीं मिला, गुड्स को सीज कर लिया। कंप्यूट पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 इफ नंबर ए owners comes forward, case B owner does not comes forward। आप ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। कौन सा केस है बेटा ये, टैक्सेबल या एग्जम्प्ट? टैक्सेबल। निकाल दो डायग्राम फॉर्म में, अपना ख़त्म करो। आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ। ऑनर कम्स फॉरवर्ड, ऑनर अपने गुड्स को छुड़वाने आया है। ऑनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, ऑनर अपने गुड्स को छुड़वाने नहीं आया, ट्रांसपोर्टर ही छुड़वा रहा है। ऑनर तो पिक्चर में आ ही नहीं रहा। ऑनर कम्स फॉरवर्ड, पेनल्टी बोलना, लो बोलना बेटा, अमाउंट नहीं। 280,000। तो 200% ऑफ 1,80,000। ठीक है। ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड बेटा, लो बोलना मुझे, सीधा आंसर नहीं। 50% of value of goods or 200%. 50% वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% tax payable. विच एवर इज Higher. 50% वैल्यू, Yes sir. तो 10 लाख Yes sir. Yes sir. और 200% tax payable. ऑफ एक 80। अलग अलग वैल्यू बोलो बेटा। आई थिंक ये 5 लाख और ये 3 lakhs. 3 लाख। अच्छा 3,60,000। 100% ठीक है ठीक है ठीक है, 3,60,000 लिखा है बेटा, ध्यान नहीं देते ना तुम। Okay sir. तो कितनी पेनल्टी? 5 lakh. क्रक्स ऑफ द मैटर, 10 लाख के माल पे उस वाले केस में 3,60,000 की पेनल्टी लग रही है और इस वाले केस में 5 लाख की पेनल्टी लग रही है। एक और चीज़ पे एम्फेसिस लेना चाहूँगा, ऑल्दो मुझे लगता नहीं स्टूडेंट एज में वो टच करेंगे। पुराने लॉ में लिखा था टैक्स भी देना और पेनल्टी भी देनी है, नए लॉ में खाली पेनल्टी लिखा है, टैक्स नहीं लिखा। यानी कि टैक्स तो फिर वही अगले महीने की 20 तारीख तक दे देना, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो पीओ वहीं टैक्स भी लेता था ना, 129 की लैंग्वेज क्या थी पहले? Yes. टैक्स भी लेते थे और पेनल्टी भी लेते थे। से यस बेटा, Yes sir. चेक कर लेना, वहाँ पर टैक्स भी लेते थे, पेनल्टी भी लेता था पीओ रस्ते में, उसके बाद ही रिलीज करता था। अब वो टैक्स नहीं मांगेगा, अब खाली पेनल्टी मांगेगा वो। तो इसका मतलब टैक्स माफ कर दिया, या अगले महीने की 20 तारीख? अगले महीने के लगे टैक्स ही माफ कर दिया, खाली पेनल्टी देके बच गए। सो सर नेक्स्ट मंथ जो है फिर अपार्ट फ्रॉम दिस पेनल्टी एडिशनल मतलब टैक्स भी देना है, मतलब जैसे 2। अच्छा, बिना टैक्स दिए पेनल्टी दे दिया, मतलब टैक्स माफ? इंटरेस्ट लगेगा वो जो 18% बताओ। अरे नालायक, वो 20 तारीख से जब लेट हो जाएंगे तो लगेगा ना। हाँ ठीक है। बच्चे भी नालायक है मेरे। यहाँ पेनल्टी देनी है, रस्ते में पकड़ लिया, थोड़ा प्रैक्टिकल विजुलाइज करो। रस्ते में पकड़ लिया पीओ ने, पीओ कह रहा है मैं टैक्स भी लूंगा, मैं पेनल्टी भी लूंगा, उसके बाद ही छोड़ूंगा। तो एज पर लो वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो खाली क्या लेगा? पेनल्टी लेके गुड्स को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स बच गया, टैक्स तो एज यूजुअल जमा करवाएगा जो भी डेट है अगले महीने की 20 तारीख तक। हाँ ओके सर। हाँ, ये सिखा रहा हूं मैं। आपको लग रहा है टैक्स ही माफ है? चलो अगला एक और बनाए। यस। एक्स लिमिटेड
इसने माल बेचा वाई लिमिटेड को सेल ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स में क्या लूँ? बुक्स है, बुक्स एक्चुअली में एग्जम्प्टेड है बेटा। 10 लाख की बुक्स, जीएसटी है 5%, बट प्रेजेंटली क्या है ये? नहीं, एग्जाम। गवर्नमेंट ने लेटर से एग्जम्प्ट कर दिया। यस जिससे पूछूं वो आंसर देना। आकांक्षा बताइए बेटा, इस केस में इनवाइस जनरेट हो गया, बिल ऑफ सप्लाई एक्स लिमिटेड क्या जनरेट करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। एग्जम्प्टेड के केस में बिल ऑफ सप्लाई होता है ना बेटा। यस तो बिल ऑफ सप्लाई देना था या डिलीवरी चालान देना था, कुछ भी था बेटा, उसको देना था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो था नहीं, पीओ ने इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट की हिंदी क्या करें? चेक कर लिया रास्ते में, और उसने क्या कर लिया? सीज द गुड्स। तो इसके ऊपर टैक्स तो वैसे ही नहीं है, यस तो आपको क्या करना है? पेनल्टी लेगा, उसके बाद छोड़ेगा वो। कंप्यूट पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 इफ दोनों केस ऑनर्स कम्स फॉरवर्ड, ऑनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड। हिंदी में ऑनर अपना माल छुड़वाने खुद आ रहा है, ओनर पिक्चर में ही नहीं आना चाह रहा, नालायक, उसे डर लग रहा है। चलो कंप्यूट कर दो पेनल्टी। ट्राई कर रहे हो, मैं कराऊं? करो करो, आप अपना करो, मैं खाली फॉर्मेट लिख के छोड़ देता हूं। ऑनर कम्स फॉरवर्ड, ऑनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड। एग्जाम में सीधा कभी भी अमाउंट ऑफ पेनल्टी मत लिखना, पहले लो लिखना। तो पेनल्टी कितनी लगेगी? 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। 2% ऑफ 10 लाख 20,000 और 25,000, whichever low 20,000। 20,000 की पेनल्टी, 20,000 तक की पेनल्टी, 20,000 की पेनल्टी, 20,000 तक की पेनल्टी। सर 20,000 की फ्लैट है ये। यहाँ कितनी पेनल्टी है बेटा? 5%। और 25,000 Yes, sir. आई थिंक 50,000 होता है ना। Yes, sir. और 25,000। 25,000। ई वे बिल में बेटा टोटल 3 अमेंडमेंट हैं। तीनों अमेंडमेंट मैंने आपके सामने कर दिए। एक एक लाइन में छोटे छोटे पॉइंट बोलो और आगे निकलते रहो कि मैं होमवर्क कुछ नहीं है, यहीं पे याद हो जाए। उसके बाद चाहे सीधा पेपर में जाके बैठ जाए हम। सबसे पहला 100 किलोमीटर की जगह कितना किलोमीटर कर दिया बेटा? 200 किलोमीटर पर डे। दूसरा बेटा ई वे बिल जो ब्लॉक हुआ है उसमें क्लैरिफिकेशन क्या आई है? आउटवर्ड सप्लाई के ई वे बिल ब्लॉक होंगे। डिफॉल्टिंग एसएससी के आउटवर्ड सप्लाई के ई वे बिल ब्लॉक है, इनवर्ड सप्लाई के बेटा ई वे बिल के ब्लॉकिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। और तीसरा आपका 129 की जो पेनल्टी है, पहले टैक्स प्लस पेनल्टी था, टैक्स खत्म कर दिया। अब अगर रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया, पकड़ लिया, तो पेनल्टी देके ही जान छूट जाएगी। पहले वहीं की वहीं टैक्स भी देना पड़ता था, पेनल्टी देके जान छूट जाएगी। चेक करो टैक्सेबल गुड्स है या आपके बेटा एग्जम्प्टेड गुड्स है। टैक्सेबल गुड्स है और ओनर आता है तो इस केस में 200% ऑफ टैक्स पेबल। टैक्सेबल गुड्स है, ओनर आ ही नहीं रहा बेटा, तो इस केस में 50% वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेबल विच एवर इज हायर।
एग्जम्प्टेड गुड्स है और ऑनर आ रहा है गुड्स को छुड़वाने, तो 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। और अगर एग्जम्प्टेड गुड्स है, ऑनर गुड्स को छुड़वाने नहीं आ रहा बेटा, 5% वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। ई वे बिल बेटा मेरी तरफ से वाइंड अप, आपके इफ्स एंड बट्स। चले मूव ऑन। Yes. Yes. सेकंड पे क्या ले लें, ई इनवाइसिंग ले लें, Yes, sir. Yes. मतलब करने तो सारे ही हैं, आगे पीछे हो रहे होंगे बेटा। ई इनवाइसिंग ये नहीं होता था बेटा B2B ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवाइसिंग क्या है बेटा, मैंडेटरी है। जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 एंड ऑनवर्ड किसी भी एक साल 500 करोड़ से क्या हो गई बेटा, आपकी ज़्यादा हो गई। वो पहले 500 करोड़ था, फिर घट के बेटा टर्नओवर 200 करोड़ हुई, फिर और घट के टर्नओवर 100 करोड़ हुई, और अब आपको जो याद करनी है बेटा 50 करोड़ की क्या है बच्चे, वो टर्नओवर है। तो टर्नओवर मैंडेटरी कब है बेटा, ये व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 17-18 एंड ऑनवर्ड इज 50 करोड़ और अबव। किसी भी एक साल अगर 50 करोड़ या उससे ऊपर हो गया तो करंट ईयर में इनवाइसिंग बेटा ई इनवाइसिंग होगी। ई इनवाइसिंग क्या सिखाया था बेटा मैंने, इनवाइस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है या इनवाइस तो नॉर्मल तरीके से जनरेट होगा, उसकी रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म को बोलते हैं ई इनवाइसिंग। क्या चीज है ई इनवाइसिंग, इनवाइस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट, इनवाइस तो अपना नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर है आपका उसमें जनरेट करो, उसकी बस रिपोर्टिंग एक सेपरेट पोर्टल पे होती थी ना बेटा, ई इनवाइसिंग पोर्टल 1। QR कोड मिलता है ना सर वहाँ पे। बेटा पहले ई इनवाइसिंग क्या होता है मैं वो रिवाइज करवा रहा हूँ। ई इनवाइसिंग का मतलब मैंने ये थोड़ी ना पढ़ाया था कि इनवाइस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट, इनवाइस तो आप अपना नॉर्मल जनरेट करो जैसे करते हो, बस उसकी रिपोर्टिंग एक सेपरेट पोर्टल पे होती थी ना, उस कॉन्सेप्ट को बोलते थे बेटा आपका ई इनवाइसिंग। ठीक, वो लिमिट टर्नओवर बेटा पहले 500 थी, फिर आपकी 200 हुई, फिर 100, और आज के टाइम क्या है बेटा आपकी 50 करोड़। तो जैसे 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और मान लो 22-23, तो आप इस साल के लिए चेक कर रहे हो ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है या नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे, आप मान लो 22-23 के लिए चेक कर रहे हो बेटा ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है या नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे, इस साल भी टर्नओवर क्या होनी चाहिए बेटा 50 करोड़ और अबव। इनमें से किसी भी एक साल अगर 50 करोड़ या ऊपर से चली गई तो बेटा 22-23 में ई इनवाइसिंग क्या हो जाएगी बच्चे, मैंडेटरी हो जाएगी। पहला चेन समझ में आ गया। टर्नओवर कितनी है आज के टाइम जो याद करनी है बेटा, 50 करोड़। फिर आपको दूसरा इसमें याद आ रहा हो, इसको नाम दे देता हूं ए। ई इनवाइसिंग किस किस के लिए मैंडेटरी नहीं थी, टर्नओवर के बावजूद भी ई इनवाइसिंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर, शायद ये मिल जाए बेटा आपको, याद करो यार, SCZ, मल्टीप्लेक्स थिएटर, याद है, GTA वाले, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, इंश्योरेंस कंपनी, और कौन कौन से थे बेटा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले, यही थे ना, पहले 5 थे अब ये 7 हो गए हैं बेटा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी ई इनवाइसिंग नहीं करनी, टर्नओवर कितनी मर्जी हो, और लोकल अथॉरिटी को भी बेटा ई इनवाइसिंग नहीं करनी, टर्नओवर कितनी मर्जी हो। ये 2 नए ऐड हुए हैं, 5 ऐड नहीं है, 5 तो पहले भी थे,
SEZ, मल्टीप्लेक्स, GTA, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये तो पहले भी थे बेटा, 2 रेड हो गए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर भी ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, लोकल अथॉरिटी के ऊपर भी बेटा ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, Yes, sir. चलो आई मूव ऑन। Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो एक तो ये 50 करोड़ याद कर लेना, लिमिट आज के टाइम जो आपको याद करनी है कितनी बेटा? 50 करोड़। और सर एनी वन ऑफ द ईयर में ना? यस बेटा, पिछले किसी भी सालों में, एक साल में। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं मान लो 22-23 में कि ई इनवाइसिंग होगी या नहीं होगी, तो पिछले 5 सालों में से किसी भी एक साल में 50 करोड़ या उससे ऊपर की टर्नओवर हो गई तो आपकी ई इनवाइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी। ई इनवाइसिंग में वाले ही बेटा इसके बाद मैंने आपको एक पढ़ाया था पेमेंट QR कोड, अगर याद आ रहा हो, इनवाइस वाले चैप्टर में था ये पेमेंट QR कोड। अरे एक तो ई इनवाइसिंग में QR कोड होता था, एक पेमेंट के लिए, यस सर। तो ये मैंडेटरी कर दिया था ना कि B2C सप्लाई के केस में कस्टमर को ऑप्शन देनी पड़ेगी QR कोड की, वो चाहे तो डिजिटल पेमेंट कर सके। यस सर। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए आया था ना बेटा ये आपका। डायनेमिक QR कोड अलग है या यही है? ये डायनेमिक ही बोलते हैं ना इसको, पेमेंट वाले को। इसका ई इनवाइस से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है बेटा, एक बायर के पास ऑप्शन है, बायर भी कौन सा, अल्टीमेट, आप और मैं, अल्टीमेट कंज्यूमर। अरे शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग करने जाएं, आज के टाइम वो ऑप्शन देता है ना, पूछता है आपसे पेमेंट कैसे करोगे, यस सर। तो QR कोड देना आज के टाइम मैंडेटरी है ना बेटा। तो यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर आज भी वही है, कहीं इसको भी 50 कर दो, 50 करोड़ और मोर है बेटा आज भी यहाँ पर, तो 500 करोड़। तो आपको लगे सर बताना भूल गया, हमारा फर्ज बनता है, तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो मैं क्लैरिफिकेशन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ठीक है, यस सर। कहीं इसको भी सरका दो आप और ले आओ कि सर भूल गए होंगे। पेमेंट QR कोड या डायनेमिक QR कोड में आज भी टर्नओवर कितनी देखनी है बेटा पिछले सालों की? 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर हो गई बेटा तो आपका QR कोड मैंडेटरी हो जाएगा। कौन सी सप्लाई में? B2C सप्लाई में। और बेटा आपका याद हो तो OIDR सर्विस में, बोलो। अब इसमें क्लैरिफिकेशन आई है बेटा, क्या क्लैरिफिकेशन आई है वो मैं बताता हूं। एक सर्कुलर नंबर 156/12/2022 लेटेस्ट सर्कुलर है ये, 21-22 नालायक, 21 के एंड में आया था, नवंबर 21 होगा बेटा ये, सॉरी। आपको याद है बेटा मैंने एक आपको UIN होल्डर बताया था, कौन होते हैं ये? कोई बच्चा रिवाइज कर रहा हो तो? एम्बेसीज सर एम्बेसीज। नालायक, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस कीपर। रिकॉर्ड वाले चैप्टर में चेक करना ना, रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिकॉर्ड मेंटेन करने ही करने हैं। इवन 35(2) में अगर आ गए तो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी मेंटेन करेंगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन में 2 होते थे, ट्रांसपोर्ट वाले और बेटा WH वाले, वेयर हाउस कीपर। इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता, पर इनको UIN नंबर तो लेना होता है, यस सर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। पूरे इंडिया के लिए एक ही होता है ये। ट्रांसपोर्ट वाले या तो GST रजिस्टर्ड होंगे या GST रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो जो GST रजिस्टर्ड है उनका तो GSTN होगा, जो GST रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या लें? ई-वे बिल, वी-वे बिल की रिक्वायरमेंट तो वहां पर भी होगी। उनको क्या चाहिए होता है? UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस सर। ठीक है, अब क्या कहानी बन रही है, कहानी ध्यान से सुनना। मेरी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, 1000 करोड़ है मेरी टर्नओवर, 1200 करोड़ है, और मैंने बेटा सप्लाई करी इसको, सप्लायर, रिसिपिएंट है ट्रांसपोर्ट या वेयर हाउस कीपर।
सप्लायर टाटा मोटर 500 करोड़ से ऊपर होगा नहीं होगा, आप ये बताओ जल्दी से। होगा सर। आराम से 500 से ऊपर है। रिसिपिएंट कोई भी समझ लो, ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसने ट्रक परचेज करे और ये अनरजिस्टर्ड है, पर इसके पास क्या होगा, जीएसटीएन तो नहीं होगा, UIN। इसके पास क्या होगा, यूआईएन। क्या दिक्कत आ रही होगी बेटा, ये B2B सप्लाई मानी जाए या B2C मानी जाए? B2C। बोलो बोलो, फट्टे मारो, एग्जाम में आ गया है 100 नंबर का। ये B2B है या B2C है? सर B2C। B2C है, बहुत बढ़िया। B2B तो जब होती है सामने वाला ITC ले सकता है, ये तो अनरजिस्टर्ड है। यस सर। अब B2C है तो इसमें QR कोड चाहिए, डायनेमिक QR कोड वाले प्रोविजन लगेंगे। यस सर। टाटा मोटर की एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है भैया, बोलो। सर लगेंगे। बस यही क्लैरिफिकेशन आई है बेटा इस सर्कुलर में। प्रोविजन ऑफ डायनेमिक QR कोड shall apply even if recipient is UIN holder। ऐसे समझ लो UIN होल्डर टेकन एट पार विद आम कंज्यूमर, B2C मानी जाएगी ना वो। यस सर। यस सर। तो इसमें भी डायनेमिक QR वाले प्रोविजन क्या होंगे बेटा, एप्लीकेबल होंगे। डायनेमिक QR इज नथिंग, बायर को ऑप्शन देनी है कि भैया पेमेंट वो डिजिटल भी कर सकता है, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, वो स्कैन करके। यस सर। ये है बेटा आपका इनवाइसिंग में। रिपीट करो, ई इनवाइसिंग सबसे पहला चेंज क्या हुआ है बेटा, ई इनवाइसिंग सबसे पहला चेंज आपका क्या हुआ है ई इनवाइसिंग के केस में बेटा, टर्नओवर आज के टाइम 50 करोड़ से ऊपर अगर पिछले किसी भी एक साल में, तो ई इनवाइसिंग के प्रोविजन मैंडेटरी हो जाएंगे। नंबर 2 चेंज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर और लोकल अथॉरिटी के ऊपर ई इनवाइसिंग के प्रोविजन बेटा आपके एप्लीकेबल नहीं होते। तीसरा बेटा जो डायनेमिक QR कोड था उसकी एक तो टर्नओवर आज भी 500 ही है, ये कोई चेंज वेंज नहीं है, ये तो मैं बार बार एम्फेसिस इसलिए ले रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। हाँ, उसमें वो B2C सप्लाई के ऊपर लगता था, UIN होल्डर को जो सप्लाई करेंगे बेटा वो भी B2C सप्लाई ही मानी जाएगी। क्लियर? तो 2 हो गए, पहला तो ले लिया बेटा चैप्टर ई वे बिल, दूसरा ले लिया मैंने ई इनवाइस, तीसरा GST ऑडिट, सेक्शन 35(5) थी। अगर एग्रीगेट टर्नओवर किससे ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ेंगे CA CMA इन प्रैक्टिस से। यस सर। क्या हो गया इसमें, अबॉलिश। दुख की बात है, ये अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया बेटा ये। अब क्या जाती है एक, अब जाती है बेटा एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सेल्फ सर्टिफाइड मतलब एसएससी सर्टिफाई करेगा, ठीक। और इसकी भी रिक्वायरमेंट तब होती है बेटा, ये फाइनल ये जाती है अलॉन्ग विद एनुअल रिटर्न, अलॉन्ग विद एनुअल रिटर्न। और सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जाएगी जब पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर बेटा आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, अब तो क्लाइंट खुद ही सर्टिफाई कर देगा कि जो मैं टर्नओवर बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मेरी बिजनेस की टर्नओवर भी इतनी है, GST वाली भी इतनी है, उसी को तो रिकंसिलेशन जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस और GST की टर्नओवर अलग अलग हो सकती है ना बेटा, यस सर। तो उनको रिकंसाइल करने के लिए स्टेटमेंट जाती है, ये सेल्फ सर्टिफाइड होगी। पहले CA करता था बेटा, इसको ऑडिट बोल देते थे, वो सेल्फ सर्टिफाइड होंगी। वो अलग बात है, क्लाइंट से अब भी नहीं होती, पहले हम बोलते थे ऑडिट फी, अब हम बोल देते हैं सर्टिफिकेशन फी। क्लाइंट को भी तो पागल बनाना है, पैसे भी तो लेने हैं। यस। उसको अगर ये बोल देंगे ऑडिट खत्म हो गया, पैसे नहीं देगा ना लायक, उसको ये बोलते हैं नाम चेंज हो गया, ठीक है। आपको ये पता है कंपनी एक्ट के ऑडिट खत्म होने हैं, कितना काम कम हो जाएगा, समझ सकते हो। कंपनी एक्ट छोटी छोटी बेटा शायद इस बजट से ऑडिट के दायरे से बाहर हो जाएंगी,
मतलब 10 लाख के आसपास कंपनी है, कम से कम बता रहा हूँ 3 से 4 लाख कंपनियां ऐसी होंगी जो ऑडिट के दायरे से बाहर होंगी। सीए के पेट पे लात पड़ेगी बेटा। चलो एनी हाउ, सर एक ये समझ में आ गया? सर एक बार ये वाला फिर से बता दीजिए, दो डिस्कनेक्ट हो गया था। ये है बेटा, जो पहले जीएसटी ऑडिट होता था वो जीएसटी ऑडिट अबोलिश हो गया। अब इस केस में केवल क्या जाती है बेटा, एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाती है, और वो भी हर केस में नहीं जाती। वो जब जाएगी जब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है बेटा, 5 करोड़ से ज़्यादा, ठीक। और वो स्टेटमेंट किसके साथ जाएगी बेटा, एनुअल रिटर्न के साथ। अब एक चीज़ और बोलूँ, जी अगर स्लैब बनाना चाहो बना लो। एग्रीगेट टर्नओवर बेटा अगर 2 करोड़ रुपए तक है पिछले साल की, मान लो 21-22 ले लेता हूं, 21-22, अगर इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है, क्या एनुअल रिटर्न जाएगी? नहीं जाएगी। मतलब बोलते क्यों नहीं? स्टार्टिंग में बोल रहे थे हाँ सर, रिवाइज कर लिया 2 बार। हालात ऐसे हो रहे थे, पहली बार पढ़ रहे हो। क्या सेल्फ सर्टिफिकेशन जाएगा? नो। नो, ये भी नहीं जाएगा। यस यस अबव 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, चलो बोलो। नो सर। तुम चुप रहो नालायक हो। एनुअल रिटर्न तो जाएगी दुष्टो। सर वो तो 5 करोड़ ज़्यादा है। सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं। और अगर अबव 5 करोड़, तो दोनों ही जाएंगे। एनुअल रिटर्न भी यस, सेल्फ सर्टिफिकेशन भी यस। याद कर लेना बेटा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन को क्या कर दिया बच्चे, इन्होंने मैंडेटरी करा है आज के टाइम ऑडिट हटा के, और ये 5 करोड़ से ऊपर के केस में है बेटा आपका। कोई दिक्कत झगड़ा परेशानी यहां तक? बोलो। कितने चैप्टर हो गए? 3। इसके बाद जॉब वर्कर ले लेता हूं। चलो ये छोटा सा है, इसमें एक छोटा सा चेंज हुआ है। चैप्टर नंबर 4, ये बता देना नहीं मेरी आत्मा धूंधू करके जल जाएगी। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जब जॉब वर्कर के पास माल भेजता है तो वो किस पे जाता है बेटा, चालान के थ्रू। यस सर। कितनी कॉपी जनरेट होती हैं? 3 कॉपी। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, जॉब वर्कर, सेंट गुड्स ऑन जॉब वर्क, अंडर चालान, यस 3 कॉपी। एक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर अपने पास रख लेता है, 2 जॉब वर्कर के पास दे देता है। यस सर। और जॉब वर्कर क्या करता है बेटा, फिर उसमें से जब वापस भेजता है, एक अपने पास रख लेता है और एक वापस किसको, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को। यस सर। यस फिर सर। आपको याद हो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर इन सब की रिपोर्टिंग पोर्टल पे करता है। यस फॉर्म याद है? इसकी रिपोर्टिंग पोर्टल पे होती थी ना बेटा, जीएसटी आईटीसी 04 में जाता था ना। यस। किसी को फ्रीक्वेंसी याद हो कब देना पड़ता था ये रिपोर्टिंग? हर रिमूवल बेस पे, मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे? अरे रिपोर्टिंग ऑन, और कब तक जाती थी ये? अगले क्वार्टर की 25 तारीख तक। अप्रैल, मई, जून, 25 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 25 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 25 जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च बेटा आपका 25 अप्रैल। ये पिछला रिवाइज करा रहा हूँ नालायक को, अमेंडमेंट नहीं है ये। हाँ सर। यस। तो बोलते क्यों नहीं मुझे? ऐसे भी लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हो तुम। ये चालान से पहले क्या लिखा है? ये चेंज हुआ है, अभी चालान पे ही बैठे हैं नालायक। अंडर चालान। अंडर चालान। ये रिपोर्टिंग क्वार्टरली बेसिस की जगह बेटा, एसएससी छोटा है तो आपका ईयरली बेसिस, एसएससी बड़ा है तो बेटा हाफ ईयरली बेसिस।
एसएससी छोटा है तो बेटा आपका ईयरली बेसिस, एसएससी बड़ा है तो आपका बेटा हाफ ईयरली बेसिस, छोटा है तो बेटा आपका ईयरली बेसिस। तो इसको क्या अमेंडमेंट आई है वो अमेंडमेंट लिखो। दो केस बनाए लो ने। एग्रीगेट टर्नओवर देखो किसकी, प्रिंसिपल की, मैन्युफैक्चरिंग इन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पाँच करोड़ तक है तो छोटा माना जाएगा, अबव 5 करोड़ है तो बड़ा, बड़ा, अगर छोटा है तो ईयरली एनुअल बेसिस 25th ऑफ डेट वही है नेक्स्ट ईयर। यस और अगर ये है तो बेटा हाफ ईयर, बड़ा है तो हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली बनाओ 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, 6 महीने, कब तक? 25 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, कब तक? 25 अप्रैल। ये चेंज हुआ है बेटा। पहले क्वार्टरली अपडेशन होती थी ITC 04 की, अब बेटा सेमी एनुअली या एनुअली होती है। छोटे एसएससी के लिए बेटा आपका एनुअली है, बड़े एसएससी के लिए बेटा आपका सेमी एनुअली। बड़े एसएससी जिनकी टर्नओवर बेटा पिछले साल की 5 करोड़ से ऊपर है। जिनके टर्नओवर पिछले साल के बेटा 5 करोड़ से ऊपर है। क्लियर? Yes, sir. Shall I move on? यस सर। कितने पॉइंट हो गए बेटा? पहला हो गया था आपका ईवे बिल, दूसरा ई इनवाइस, तीसरा ऑडिट, चौथा हमने ले लिया जॉब वर्कर, पांचवा लेट फी। बेटा इसके लो इन्होंने थोड़े स्ट्रीमलाइन करे हैं। वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चल रहा है मैं फिर रिपीट करूंगा, उसको भूल जाना। ये एकेडमिक एंगल से पढ़ा रहा हूँ मैं, जो आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा। मैक्सिमम लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 रिटर्न वाली फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 1, GSTR 3B, सब लिखवाऊंगा क्या क्या है ये, GSTR 4, GSTR 7। इनकी फीस स्ट्रीमलाइन करी है बेटा इन्होंने। तो पहले ये ले लूं GSTR 1 और 3B, लिख लो ये क्या क्या होती है। GSTR 1 क्या होती है बेटा? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। और ये रिटर्न ITC सब होता है ना इसमें तो। इसमें क्या चीज़ स्ट्रीमलाइन हुई है? अब ये जो लिखवा रहा हूँ ये सारी नई है बेटा चीज़ें। अगर नील की स्टेटमेंट जा रही है, नील की रिटर्न जा रही है, GSTR 1 नील है उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। GSTR 3B बेटा रिटर्न है, वो नील है। तो स्टेटमेंट GSTR 1 या 3B किस चीज़ की जा रही है बेटा? नील की जा रही है। तो मैक्सिमम पेनल्टी जो फिक्स हो गई बेटा वो 500 रुपये फिक्स हो गई। लो में लिख दिया ये, पहले 5000 रुपये तक थी, आपको ध्यान हो। 100 पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपये 5000। याद है? ठीक। अब ये कितनी मैक्सिमम फिक्स हो गई बेटा? 500। और ये 500 मैक्सिमम मतलब 250 है ये। एसएससी के फेवर में है अगेंस्ट है? फेवर में है ना बेटा, क्या 500 रुपये से ज़्यादा की पेनल्टी लगेगी नहीं। तो कितने मर्जी दिन लेट हो जाए मैक्सिमम कितने की पेनल्टी है? 500। सेकंड पे आओ बेटा, अदर देन नील।
पिछले साल टर्नओवर 1.5 करोड़ थी, छोटा से सी। एग्रीगेट टर्नओवर इन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़। ये मैक्सिमम पेनल्टी हो गई बेटा 2000 दोनों मिला के हैं, यानी कि 1000 CGST 1000 SGST। पहले खाली CGST 5000 रुपये तक थी, 100 पर डे और 5000 विच एवर इज लेस। यस सर। और अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है 5 करोड़ तक, एग्रीगेट टर्नओवर इन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 1.5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़। यस सर। इस केस में बेटा 5000 2500 तीसरा, आपका दिमाग घूमना चाहिए, नहीं घूमा तो मैं घुमाऊंगा। इसमें लिखा है, इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2। यहाँ लिखा है एनी अदर केस नॉट कवर्ड इन 1 and 2। तो यहाँ कौन सा आएगा भाई? मोर देन 5 करोड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लिख दूँ सीधा, एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ पिछले साल की। यस। तो यहाँ पर लिखा है भैया, यहाँ वही पुराने वाले लॉ चलेंगे, सेक्शन 47 वाले। क्या था वो? क्या था वो सेक्शन 47 वाला? $100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट और रुपी 5000 यस। विच एवर इज लेस। ये याद रखना, 5000 CGST है, 5000 SGST है। यस सर। सर एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दो। मैं दोबारा तीनों बोलता हूँ तेजी से बेटा। अभी मैं खाली आपको पढ़ा रहा हूँ GSTR 1 और GSTR 3B। अगर वो नील की जा रही हैं तो मैक्सिमम पेनल्टी 500 की लगेगी। C और S दोनों को मिला के मैक्सिमम पेनल्टी 500 की ही लगेगी। अगर आपके बेटा रिटर्न नील की नहीं जा रही, उसमें फिगर भरी हुई है, तो आप चेक करो। आप बेटा पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है तो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी 2000 है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक है तो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी 5000 है, सबको मिला के CGST SGST। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप आज भी सेक्शन 47 के पुराने लॉ से ही गवर्न होंगे। सेक्शन 47 का पुराना लॉ क्या है बेटा आपका? 100 पर डे ऑफ डिफॉल्ट और रुपये 5000 विच एवर इज लेस। ये CGST की है, इतनी ही SGST की होगी। यस। बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, सर ये और ये तो सेम है, फिर क्या डिफरेंस है? अरे भाई ये टोटल है, सुन रहे हो? यस। हाँ, और ये इंडिविजुअल CGST के, इसके पैरेलल क्या चल रहा होगा? SGST। GSTR 1 में कोई दिक्कत? 1 और 3B में? नो सर। GSTR 4 किसके लिए जाती थी? कंपोजिट टैक्स पेयर। क्या हो गया नालायक हो? अगर ये नील की दे रहा है तो मैक्सिमम 500 रुपये, 250। यस। और अगर इसमें बेटा अदर देन नील है तो 2000 रुपये। 2000 का मतलब 1000 ईच। सर एग्जाम में पेनल्टी पे तो क्वेश्चन आ जाते हैं। मैक्सिमम लिख के आनी है आपको, आ जाते हैं। जो मैंने चार्ट बनाया है, अगर आया तो यही आएगा।
अगर आया तो यही तो आएगा, ये यूं का यूं चिपका के आ जाना। यस GSTR 1 और 3 भी ऊपर हो गया, ये हो गया GSTR 4। GSTR 7 मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे क्या था, कौन से चैप्टर में पढ़ाई थी? सर हमने ना 2 बार रिवाइज कर लिया GST। कौन था वो नालायक, उसके गिरू में उसको मेट्रो के आगे धक्का दूं मैं उसे। TDS डिडक्टर अगले महीने की 10 तारीख तक। यस चैप्टर भी याद नहीं आ रहा होगा ना, तो नहीं सर याद है। सब याद आएगा बेटा, एग्जाम में तो बैठो। ये है 25 पर डे ऑफ डिफॉल्ट, और ₹1000 whichever is less। 25 per day of default or ₹1000 whichever is less। क्लियर? क्लियर? यस यस ये आपका छोटा सा चेंज था बेटा पेनल्टी रिटर्न वाले चैप्टर में पेनल्टीज में। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, नंबर 5। तो पहला क्या क्या करवा दिया मैंने, इंडेक्स अगर बनाए तो सबसे पहले मैंने कराया ई वे बिल, देन मैंने बेटा ई इनवाइस, इंडेक्स बोलना, ई वे बिल मैं भी तो लिखता रहूँ ना। हमारी अमेंडमेंट हो गई ई वे बिल की, कई महीना भूल जाओ ना क्या छूट रहा है। नंबर 2, इनवॉइसिंग, नंबर 3 ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, नंबर 4, नंबर 5 लेट फी, GST रिटर्न वाला चैप्टर, मतलब ड्राइव में ढूंढे चैप्टर तो उसके नाम से बता रहा हूँ ना मैं, GST वाला चैप्टर पेनल्टी प्रोविजन। ठीक है, चले आगे। छठा, ये पहले भी था, ये अब भी है, डिफरेंस ये है, पहले प्रेस रिलीज में था, CBDT के प्रेस रिलीज में, अब इसको लॉ में बना दिया। पर आपको ना पहले वाला याद होगा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स कब तक जमा कराना होता है? 20th of next। अगले महीने की 20 तारीख तक। नहीं जमा करवाया तो सर आपकी सिर्फ दे दो, हैक हो गया। सुनाई तो दे रहा है नालायक। यस सर, बोलो दोबारा, क्या बोल रहा था, बात कट गई। हाँ, टैक्स कब तक जमा कराना होता है? अगले महीने की 20 तारीख तक। नहीं जमा कराया तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। सब कुछ वो सेम है, बस एक समस्या आपके सामने रखता हूँ, पता नहीं आपको ध्यान है नहीं है। क्वेश्चन शायद मैंने कराया हो, ना कराया हो तो अब करा दूंगा। कोई भी एक महीना ले लेते हैं, जनवरी ले लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। जनवरी 2023, इसकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 10 लाख रुपए। पेबल बाय कब तक देना है? 20th of फैब के आगे भी बोल दो। 2020। डेट ऑन विच टैक्स इज एक्चुअली पेड। आप लिख रहे हो ना, यस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा मैं। डेट ऑन विच टैक्स इज एक्चुअली पेड, लेट हो गया ये 10 मार्च। और पेमेंट पता है कैसे करी है 10 लाख की इसने? 6 लाख तो इसने यूज कर लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, और 4 लाख कैश लेजर से। पेमेंट के 2 ही तरीके तो होते हैं। यस सर, 10 लाख इसने बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आप फुल फॉर्म लिख लेना, नहीं भटक जाओगे। ECRL, CR का मतलब क्रेडिट, CR हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यस सर, मैं लिख दूं, तुम्हारे हालात बुरे हैं। ये क्रेडिट लेजर और ये कैश के थ्रू। हिंदी में 10 में से 6 लाख का तो उसने ITC यूज कर लिया, 4 लाख रुपए उसने कैश में जमा करा दिया। बाकी सब आपको पता होगा। इंटरेस्ट बताओ बेटा कितने पे? 10 लाख पे, 6 लाख पे, 4 लाख पे।
सर 4 लाख से। 4 लाख। शुक्र है बेटा, नहीं लिटरली मैं अटैक पड़ जाता मेरे शायद ये अगर ये भी नहीं दे पाते ना। ये तो मैंने बेसिक में सिखा दिया था आपको। सर ये अमेंडमेंट के बाद था ना 4 लाख। चलो ROI बोलो, मतलब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम, क्वेश्चन ही सोल्व करवा रहा हूँ ना बेटा। ड्यूरेशन इमीडिएट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2, जिस दिन जमा करवाया उसको भी लेते हैं 10 माह। तो भैया दिन काउंट कर लो। ये फरवरी 28 होती है ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 8 और 10, 18 दिन। यस यस। अमाउंट बोलो, अमाउंट कितने अमाउंट पे लगे? 4 लाख। बस ये 4 लाख को हाईलाइट करो। सर चेंज क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो ये ना पहले प्रेस रिलीज में बताया था कि इंटरेस्ट हम इतने पे लेंगे कैश वाले पे। क्रेडिट तो बुक्स में अकाउंट में पहले ही पढ़ा हुआ था। यस सर। 4 लाख के ऊपर हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। प्रेस रिलीज ने बोला था, अब ये सेक्शन के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो इंटरेस्ट 4 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से 18 ही दिन का ब्याज। अच्छा ये 18% है इसलिए यहाँ 18। अगर ये 19 दिन होते तो यहाँ पर 19% होता बेटा। नो सर। शुक्र है, ऐसे भी हीरे हैं, निकाल लेना जो भी आए। या बता दो लगा। 1 मिनट बता दीजिए अमाउंट, 1 मिनट बता दीजिए बेटा। अमाउंट जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप पे करते हो, इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता है। इस लाइन को तो हिंदी में लिख। अगर टैक्स लेट पे किया है तो इंटरेस्ट लगेगा। अमाउंट कौन सा होगा, जितना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। पर अगर डिमांड 73-74 में रेज हो गई, अब तो वो चैप्टर भी पढ़ रखा है, चलो पढ़ा दूं, रिवाइज हो जाएगा। 73-74 में अगर ये 10 लाख की डिमांड रेज हुई होती, फिर इंटरेस्ट पूरे 10 लाख पे लगता। यस सर। ये सेल्फ असेसमेंट वाला है, ये डिमांड वाला नहीं है। 73-74 वाला, 73-74 याद है, सेक्शन पढ़ाई थी डिमांड रिकवरी। यस सर। हाँ, तो अगर वो डिमांड रिकवरी होती है तो फिर तो इंटरेस्ट पूरे पे लगता है बेटा। ये सेल्फ असेसमेंट वाला है, तो जितना ई कैश लेजर से दोगे आप, पे करोगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। क्लियर? यस सर। चलो जी, ये कौन सा पॉइंट था अपना? 6 था। नालायक, इसको पॉइंट ही नहीं पता कितने पॉइंट हो गए। इसको झपकी लगी होगी बीच में, पक्का याद है, घंटे में उठी है ना लागे। पॉइंट नंबर 7, सारे हीरे मेरे पास हैं जितने भी SCS में। पॉइंट नंबर 7 पे आओ, रिफंड चैप्टर। मान के चलो तुम पेपर में बैठे हो, मैं देखूं क्या करते हैं। कोमल बेटा, यस सर। सेक्शन 77 बता क्या थी? सेक्शन याद नहीं है, मैं हेडिंग याद दिलाता हूं। ये क्या था? नालायक। वर्षा बता बेटा। नहीं सर, वो किसी हेड मतलब का किसी हेड ने पे कर दिया था, मतलब IGST की जगह CGST में पे कर दिया था। बेटा बिजली का प्लग कितना दूर है? बिजली का प्लग कितना दूर है बेटा तेरे से? सर सामने ही है। डाल, हाथ डाल बेटा उसमें। नालायक। 77 टैक्स रॉन्गफुली पेड, रिफंड चैप्टर में हेडिंग तो देख लो। ये था कि देना था IGST, दे दिया CGST SGST। ये देना था CGST SGST, दे दिया IGST। तो मैंने क्या सिखाया था? जो गलत पे कर दिया उसका रिफंड क्लेम करो, और जो सही है वो पे कर दो। और पूरे GST में एक्चुअली ये सिचुएशन है जहां पर इंटरेस्ट नहीं लगता। हाँ कर दो, याद तुम्हें कुछ नहीं है। चलो, टैक्स रॉन्गफुली पेड का मतलब ये है सप्लाई थी इंट्रास्टेट, हमने समझ ली इंटरस्टेट। फर्क क्या पड़ेगा? देना था, क्या देना था? CGST SGST। टैक्स दे दिया, दिया IGST या वैसे वर्षा। तो मैंने क्या सिखाया था रिफंड चैप्टर में? अब जो देना था उसको तो पे कर दो, उसको पे कर दो, और इसका रिफंड क्लेम कर दिया। हाँ सर याद आ गया।
आया नहीं आया याद? यस यस सर। तुम जबरदस्ती का यस कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि आगे जो मैं पूछूंगा तुम फिर चुप हो जाओगे। ये रिफंड कितने टाइम के अंदर अप्लाई करते थे? ये रिफंड कितने टाइम के अंदर अप्लाई होता था? 2 years। ओ भाई, ये बच्चा कौन है? कौन था? वेरी गुड बेटा। अरे डरा नहीं रहा, मतलब धमका नहीं रहा बेटा। किसने सही आंसर दिया था? जैन साहब रॉक्स। 2 साल बेटा। अब ऐसे ये और बताए 2 साल कहाँ से? दिवाली से, दशहरे से, बर्थडे से, कहाँ से? टैक्स रॉन्गफुली पेड। रेलेवेंट डेट कौन सी होती है? टैक्स रॉन्गफुली। स्टार प्लस मत देखा करो तुम, टू द पॉइंट बात करा करो। रेलेवेंट डेट का मतलब टैक्स रॉन्गफुली पेड। यस। ठीक, अब सुनो। टैक्स पे किया है। उसी दिन उसी दिन उसी दिन। अब मैं अमेंडमेंट पे आऊँ? ये तो मैं पिछला रिवाइज करा रहा हूँ, टाइम वेस्ट करवा दिया नालायकों ने, मुझे लगा पढ़ रखा होगा। तो 77 ये थी भाई, कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, गलती से इंटर स्टेट सप्लाई समझ लिया, वाइसे वर्सा हो गया। तो इस केस में जो गलत पे किया था उसका रिफंड क्लेम कर लो, और जो सही है वो पे कर दो। और रिफंड क्लेम करने का टाइम मैक्सिमम दे रखा है बहुत ज्यादा, 2 साल। वो भी कहाँ से देखने? टैक्स रॉन्गफुली पेड। चलो कोई भी एक बच्चा बर्थडे बता। आकांक्षा बर्थडे बता बेटा। 28 सितंबर। 28 सितंबर 2000, पुरानी डेट ले रहा हूं जान के, 19। ये था टैक्स रॉन्गफुली पेड। रॉन्गफुली पेड देना था सीजीएसटी एसजीएसटी, गलती से मैंने क्या कर दिया? आईजीएसटी दे दिया। ये जाके पकड़ में आया 20, कोई भी डेट ले लो एक, ऑडिट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी एसएससी की। ये जाके पकड़ में आया 15 नवंबर 2022 को। ऑडिट में पकड़ में आ गया बेटा, ये इंक्वायरी में, असेसमेंट में पकड़ में आ गया। ओए ये टैक्स गलत जमा करा रखा है। इंटरस्टेट सप्लाई थी और आपने क्या कर दिया बेटा? ये आपको इसको रिवर्स उल्टा मान लिया आपने। तो आप ओरिजिनल टैक्स क्या कर दो? जमा करा दो। तो टैक्स करेक्टली पेड आपने इस दिन कर दिया, गलती पकड़ में आई? हाँ करो। यस। आपने टैक्स करेक्टली पेड कर दिया, और अब आप क्या करोगे? इसलिए आईजी इसका रिफंड क्लेम करोगे। रिफंड कितने टाइम के अंदर? 2 year। 2 years। 2 साल। वो तो लैप्स हो। दिक्कत समझ में आ गई राइटिंग के अलावा? यस। ये गलती ही 2 साल के बाद पकड़ में आए, ऐसी तो मरा। गवर्नमेंट कहेगी सही टैक्स तो जमा करा दो, पुराने का रिफंड क्लेम कर लो। और रिफंड क्लेम करे कैसे? वो तो टाइम बार हो गया। यस सर। दिक्कत समझ में आई या नहीं आई? आ गई। 2 साल नालायकों ने लिखे कहां से थे? टैक्स रॉन्गफुली पेड, जबकि होने कहां से चाहिए थे 2 साल? जब पकड़ में आया। टैक्स करेक्टली पेड से। यस। ये अमेंडमेंट हुई है 2021 से, फाइनेंस एक्ट 2021 से, कि 2 साल अब कहां से काउंट करेंगे? टैक्स करेक्टली पेड से। सर लॉजिक नहीं समझ में आया, तरह आ गया। हमें तो 77 ही समझ में नहीं आई। आर यू श्योर? यस यस सर। सर। आ गया बेटा। पहले 2 साल थे टैक्स रॉन्गफुली पेड से, अब 2 साल है रिफंड के टैक्स करेक्टली पेड से। लॉजिक मैंने समझा दिया, एंड ऑफ द डे आपने रटना होता है, आप याद कर लेना एक लाइन। पहले क्या थे? 2 साल टैक्स रॉन्गफुली पेड से 2 साल काउंट होते थे रिफंड के लिए, अब 2 साल करेक्टली पेड। टैक्स करेक्टली पेड। मेरे एग्जांपल में 15 नवंबर 2022, यहाँ से 2 साल के अंदर अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर लेना। बात भी ठीक है। नहीं तो बेटा पहले तो 2 साल के बाद अगर गलती पकड़ में आई, मैं तो मरा, तबाह बर्बाद। यस। हाँ चलो बोलो बेटा, कोई बच्ची बोल रही थी, बोलो बोलो। बच्चा बोल रहा था, चुप हो गया नालायक। मत बोलो भाई, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। चलूं आगे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आओ बेटा। प्लेस ऑफ सप्लाई में एक ही चेंज हुआ है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो आ गया तो। तो कौन सा बता दीजिए? और लिखवा रहा हूँ ना अगला अमेंडमेंट। कौन सा क्वेश्चन बता दीजिए, पेपर ना दे दूं तुम्हें हाथ में मैं। चलो, एमआरओ सर्विस नोटिफिकेशन नंबर। सही चैप्टर कौन सा? प्लेस ऑफ। रट लेना इसे, घोटे मार लेना। चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। एमआरओ की फुल फॉर्म तो बता दो सर।
ये सर्विस कौन सी है? ये मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग सर्विसेज रिलेटेड टू वेसल्स। तो क्या लिखा है? ओवरहैलिंग। ओवरऑलिंग नहीं होती, चुस्त दुरुस्त करवाना सारी चीज को। जैसे हम अपना पूरा बॉडी चेकअप कराते हैं तो हम बोलते नहीं है बॉडी की ओवरऑलिंग करवाई है, यस। वो है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू वेसल और शिप। क्या चेंज आया है वो बताता हूं, पहले पुराना लो तो डिस्कस करूं कि याद भी है या नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर, इटली का, इटली की क्या स्पेलिंग होती है? ITL। समझ जाना, एग्जाम में भी इटली मिलेगा, ये प्रॉमिस है आपसे अगर आया तो। सर्विस रिसिपिएंट, ठक्कर शिपिंग कंपनी मुंबई। अब इसका कोई वेसल खराब हो गया, उसकी मेंटेनेंस रिपेयर करवानी थी। अब इंडिया में तो ये सर्विस मिलती नहीं, अरे वेसल को कौन ठीक करे, यहाँ इंजीनियर ही नहीं है। तो इसने वेसल ठीक करवाने के लिए कहाँ भेज दिया? ये इटली। आउटसाइड इंडिया। क्या भेजा है इसने? वेसल शिप सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर रिपेयर। हाँ जी, सर्विस देने वाला कहाँ का? आउटसाइड इंडिया। सर्विस लेने वाला इनसाइड इंडिया। इंडिया। सेक्शन 12 या सेक्शन 13? 13। शुक्र है, 12 होती थी जब दोनों पार्टी इंडिया की होती थी, 13 जब कोई एक पार्टी कहाँ की हो जाती थी बेटा? आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। तो ये तो पता है सेक्शन 13। 13 में कौन सी सब सेक्शन? ये है सर्विसेज इन रिलेशन टू गुड्स वेयर प्रेजेंस ऑफ गुड्स इज एसेंशियल। Yes. सर्विसेज इन रिलेशन टू गुड्स वेयर प्रेजेंस ऑफ गुड्स इज मस्ट। 13(3)A। यस। दो टाइप की सर्विस होती थी ना, जहाँ गुड्स का होना जरूरी है, जहाँ सर्विस रिसिपिएंट का होना जरूरी है। भाई तुम्हें पता नहीं याद है या नहीं है यार। ये है सर्विसेज, मैं लिखवा देता हूँ, इन रिलेशन टू गुड्स वेयर प्रेजेंस ऑफ गुड्स इज मस्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता था भाई? सर हमने ना 2 बार कर लिया जीएसटी, तीसरी बार आधा हो गया था। और सच्चाई तो यह प्लेस ऑफ सप्लाई तीसरी बार भी कर लिया था हमने। प्लेस वेयर सर्विसेज आर Actually, परफॉर्म। अपना कॉन्फिडेंस अप डाउन मत कर लेना इस अमेंडमेंट से कि आपको लगे एक भी चीज याद नहीं है। प्लेस वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। अब ये परफॉर्म कहाँ मानी जाएगी? ये अमेंडमेंट नहीं बता रहा, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ये परफॉर्म कहाँ पर हुई है? आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। अब आपको याद हो, सर्विस देने वाला भी बाहर का और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर, जीएसटी नहीं लगती थी, यस। याद है ना? जी सर। सर्विस प्रोवाइडर भी बाहर का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर, तो जीएसटी नहीं लगती थी। yes, sir. लो इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाह रहा है, इस पे जीएसटी लगाना चाहता है, तो क्या करें अब इसका? क्या करें? Service recipient. लो ने नोटिफिकेशन इशू कर दी और नालायकों ने क्या डाल दिया इस नोटिफिकेशन के थ्रू? 3/2021 इस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा अपने एग्जाम्पल में मुंबई। रिवर्स चार्ज में आ जाएगी फिर ये, सर्विस देने वाला बाहर का, लेने वाला इंडिया का। तो अपने केस में ठक्कर शिपिंग कंपनी इसके ऊपर क्या जमा कराएगी बेटा? जीएसटी। तो इस नोटिफिकेशन से पहले एग्जाम्प्ट हो जाता था, नोटिफिकेशन के बाद नालायक टैक्सेबल होने लग गया।
और ये शुक्र है अभी खाली शिपिंग वालों को पकड़ा, एयरक्राफ्ट वालों को नहीं पकड़ा। इस नोटिफिकेशन ने केवल किसको कवर करा है? शिप और वेसल। केवल इन दो चीज़ों को कवर करा बेटा, औरों को कवर नहीं करा इन्होंने। खाली एक ये मेजर चीज़ आई है बेटा आपकी इसके अंदर, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में। क्लियर? यस सर। चलें आगे। ये चैप्टर भी वाइंड अप हो गया बेटा अपना, प्लेस ऑफ सप्लाई। याद करते रहना कितने पॉइंट हो गए थे बेटा, 7 या 8? 8 हो गए। 8। इसके बाद ले लेते हैं बेटा नो रजिस्ट्रेशन, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक अमेंडमेंट है। अब आपको याद तो होगा ही बेटा, आपका आज का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने देख लिया। सेक्शन 29 क्या थी? सेक्शन 29। हाँ जी बेटा, कैंसिलेशन। बेटा मान गया बच्चे। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होता था बेटा इसमें कई ग्राउंड्स दे रखे थे। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आप क्या कर रहे हैं, आईटीसी का गलत यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, या खुद आप क्या करना है रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं, तो कई केस पढ़ाए थे ना। कैंसिलेशन बाय एसएससी वो अप्लाई करेगा, या कैंसिलेशन बाय पीओ, वो सेक्शन चेक कर लेना, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो 29 में रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता था बेटा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल या सस्पेंड हो जाता था ना। और फिर इसके बाद मैंने एक सेक्शन और पढ़ाई थी 30 में क्या पढ़ा था? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो एसएससी अप्लाई करता था ना, पीओ को दुहाई हो रिस्टोर कर दो, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दो, गलती हो गई कान पकड़ रहा हूँ, रिटर्न फाइल करनी है रिटर्न फाइल करता हूँ, आईटीसी गलत क्लेम है रिवर्स कर देता हूँ। पर अनरजिस्टर्ड होते मैं तो बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा, तबाह बर्बाद। हाँ कर दो, याद कुछ नहीं है तुम्हारे। तो इसमें रिवोकेशन के लिए एसएससी क्या करता था बेटा, अप्लाई करता था। एसएससी अप्लाई फॉर रिवोकेशन कितने दिन के अंदर? किसने आंसर दिया था? जैन साहब, कितने दिन में? 30 डेज। पहले खाली बेटा ये 30 दिन लिखे थे, इसमें किसी टाइप की कोई एक्सटेंशन नहीं थी। अभी 30 डेज को बढ़ा के बेटा इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। ये 30 दिन फर्दर 30 दिन एक्सटेंड करने की पावर दे दी एडिशनल कमिश्नर बेटा और जॉइंट कमिश्नर के पास। फर्दर 30 डेज एक्सटेंशन बाय, ये अमेंडमेंट है जो मैं लिख रहा हूं, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। और अगर अब भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, डेंगू हो गया था, डेंगू के साथ साथ बेटा कोरोना भी हो गया था, मलेरिया भी हो गया था, आईसीयू में एडमिट हो गए थे, 60 दिन तो मुझे वहीं लग गए, 30 दिन की और एक्सटेंशन, ये कौन देगा? कमिश्नर। ये अमेंडमेंट है बेटा 30 + 30 + 30, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना या अलग से ही लिख लो। ठीक है, चले मोहन, कितने हो गए बेटा? पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10, मेक अ एग्जम्पशन। क्या थी नोटिफिकेशन नंबर? इसकी तो लिटरली मैं ही भूल गया बेटा। इसमें कई एंट्री थी ना, एंट्री नंबर 1 से लेके 70, 80, 90 तक। यस। हाँ, मेगा एग्जाम्पशन में कई चेंजेस हैं बेटा। पहला, वैसे लास्ट है, इसके बाद खत्म। एक आईटीसी में बता दूंगा, वो जो पहले नहीं होता था 105% तक आईटीसी बुक कर सकते थे,
वो खत्म हो गया 105 भी। चलो आईटीसी में पहुंच के करवाऊंगा। इसमें ए, आपको याद है किसी को एंट्री नंबर 90 ए क्या थी? 19 है सर वो जो शिप वगैरह होता है उनको टाइम एयर रूट से कहाँ आ रहे हैं? आउटसाइड इंडिया से इंडिया, तो इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट था ना बेटा 30 सितंबर 2021 तक। इसको बढ़ा के क्या कर दिया 30 सितंबर 2022। नहीं, ये आउटसाइड इंडिया से इंडिया था, इंडिया से आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट था ना, इंडिया से आउटसाइड इंडिया, इंडिया टू आउटसाइड इंडिया बेटा। और 19B में अगर आपको याद हो क्या था बेटा? सी रूट था ना उसमें। यस सर। लैंग्वेज तो एग्जैक्ट सेम थी, इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, वो भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ा के बेटा 30 सितंबर 2022। ठीक है। सेकंड, एक नई एंट्री आई है बेटा, एंट्री नंबर 61A। एंट्री याद मत करना, कंटेंट याद कर लेना। बसेस में देखा होगा आपने, ऑल इंडिया परमिट, नेशनल परमिट, टूर एंड ट्रैवल वाले लेते हैं ना ये। हाँ, नेशनल परमिट बेटा अर्लियर इसके ऊपर क्या लगता था बेटा? आपका जीएसटी लगता था। गवर्नमेंट परमिट देती थी ना ये नेशनल परमिट, इसके ऊपर पहले जीएसटी लगता था, रिवर्स चार्ज में आता था। अब नेशनल परमिट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज कवर्ड अंडर मेगा एग्जम्पशन। क्या मतलब? जीएसटी एग्जम्प्ट। तो एक लाइन में लिख के खत्म करो। नेशनल एग्जाम में ये एक एक नंबर के आते हैं। मेगा एग्जामिनेशन से पता है ना क्वेश्चन कैसा आता है, 5 पॉइंट पूछते हैं ना एक एक नंबर के। तो अब की बार एक नंबर में कहीं ये बन जाए कि गवर्नमेंट ने नेशनल परमिट दिया है, जीएसटी ट्रीटमेंट बताओ। आंसर इज एंट्री नंबर 61 है, तो शायद ना रहे। एज पर मेगा एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 12/2017। आप क्या लिखोगे साहब? नेशनल परमिट जो प्रोवाइड करा है आज के टाइम क्या होता है बेटा? ये जीएसटी एग्जाम्प्ट। ठीक। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद सी, एक सर्कुलर आया मेगा एग्जामिनेशन में 149/05/2021। आपको ध्यान है बेटा, मिड डे मील स्कूलों में जो खाना पीना होता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं होती। व्हाट अबाउट आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी पता नहीं आपने नाम सुना है नहीं सुना? आंगनवाड़ी बेटा बोलो। तो सुनना है टीवी में। इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगती। तो सर्विंग ऑफ फूड टू आंगनवाड़ी और वो स्कूल मिड डे मील वाला शैल बी एग्जम्प्ट। और एक सर्कुलर ने अच्छी चीज दी है, चाहे गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे या कोई कॉरपोरेट, वेदर स्पॉन्सर बाय गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स। रिलायंस ग्रुप ने स्पॉन्सर कर दिया बेटा कि यूपी में जितने भी आंगनवाड़ी हैं अगले 1 महीने तक खाना मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। क्या होता है? अब बेटा नेट से देखना, मैं क्या बताऊं। ओके सर ये एक्टिविटी सीएसआर में आती है ना, सीएसआर नहीं है, इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मतलब यूटिलाइज नहीं माना जाएगा। सीएसआर के लिए सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है ना। ठीक है जी। ये तो कॉर्पोरेट्स वैसे ही कर रहे हैं, फंड्स एक्स्ट्रा हैं बेटा, लगा दिया किसी ने, स्पॉन्सर कर दिया। आ गया सर्कुलर समझ में? यस। डी मेगा एग्जामिनेशन में अगला सर्कुलर है 151/07/2021। ये आई है क्लैरिफिकेशन किसके रिगार्डिंग?
GST on supply of various services by central and state board. बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड। और सर्कुलर ने ही समझाया सच एज, ये सच एज मेरा दिया हुआ नहीं है बेटा, सर्कुलर का दिया हुआ है, तो एग्जाम में आया तो ऐसे ही आ जाएगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आप सीबीएसई टाइप से समझ लो। एक तो बेटा ये एक्रीडिएशन की सर्विसेज दिलवाते हैं, एक्रीडिएशन सर्विसेज, इसको कैसे बोलेंगे भाई? वो नहीं करवा देते एक्रीडिएटेड टू दिस एंड दिस, मतलब सर्टिफिकेट दिलवाते हैं कैसे? एक्रीडिएशन सर्विस का कोई एग्जांपल दो बेटा। इक्विवेलेंट सर्विस यूनिवर्सिटी। भाई जैसे किसी से, हमारे यहाँ पर पड़ोस में ही है बेटा, VSP के करके इनका कुछ बना रखा है उन्होंने एक्रीडिएशन ले रखा है बेटा किसी थर्ड पार्टी से, NABL से, लैब हो जैसे NABL एक्रीडिटेड लैब, लैब में टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करानी होती यार। यस जैसे मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक्चुअल में एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ बेटा, मैं फेस कर रहा हूँ अकाउंटेंट की। मैं मतलब इंडस्ट्री को चाहिए इस टाइम अकाउंटेंट बेटा, और वो 30,000 से 45,000 तक पे करने के लिए क्या है तैयार हैं, जिन्हें GST आता हो, जिन्हें ROC के क्या होते हैं कंप्लाइंसेज आते हों, और जिन्हें इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत रिटर्न फाइल करनी आती है और 3CD आते हों। अब एक पर्सन को ये सारे काम नहीं आ रहे बेटा, तो अब लिटरली मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इसके ऊपर, हमारी टीम, कि हम एक ऐसे कोर्स तैयार करें जिसमें इंडस्ट्री के हिसाब से सारी चीज़ सिखाई जाए। कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके बेटा उनको क्या करवाना है, GST का सारा पैकेज हो, इनकम टैक्स के सारे पैकेज हो, टैली वैली एक्सेल के सारे पैकेज हो जो इंडस्ट्री में काम आते हैं। और मेरी एक्चुअल में बात चल रही है कि मैं फिक्की या एसोचैम से उसका एक्रीडिटेशन लूँगा। अब मान लो स्टूडेंट आप ही होंगे बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं सर्टिफिकेट तो दूंगा अपना, उस सर्टिफिकेट में मैं लिखवाऊंगा बेटा कि मैंने किससे एक्रीडिटेशन ले रखा है, फिक्की से, कॉमर्स की सबसे बड़ी बॉडी है ना बिजनेस की, एसोचैम से। तो वो वाली सर्विसेज होगी एक्रीडिटेशन सर्विस, सुन रहे हो? यस सर। तो अगर ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं ये बोर्ड, इसके ऊपर GST है, लाखों रुपए चार्ज करते हैं ना लाइक ये। अरे जैसे मैं अगर प्रैक्टिकल ये लिखवा दूं, आप छोटा सा समझो, ICSI तो करता नहीं, दीपक जैन क्लासेस एक्रीडेटेड बाय या एफिलेटेड बाय ICSI, अगर मैं ऐसा कर दूं बेटा और ICSI की वेबसाइट पे नाम आना लग जाए तो मेरा रातों रात बिजनेस नहीं बढ़ जाएगा? और ICSI ये फ्री में कर देगा, वो लाखों रुपए चार्ज करेगा। इस वाली सर्विस के ऊपर GST है। इसके अलावा वो बाकी जो भी सर्विसेज देगा, बोर्ड की जो भी सर्विसेज होती हैं, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एटसेट्रा, इस पे सब पे क्या होगा बेटा आपका GST एग्जाम्प्ट। ठीक है, चलूं आगे। यस ये कौन सा पॉइंट था? D, पॉइंट नंबर E। नई एक एंट्री चेंज क्या हुआ है, पहले पुराना बताता हूं। सर उसमें GST रेट कोड किया है? हाँ कोड कर रखा है बेटा, बिल्कुल कर रखा है। नॉलेज के लिए पूछ रहे हो Yes. या प्रैक्टिकल कुछ देखा है? हाँ नहीं वैसे नॉलेज के लिए। रेट बेटा मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको, आई थिंक 12 है या 18 है। क्लास के बाद मेरे से पर्सनली पूछ लेना बेटा, मैं देख के बता दूंगा। ओके ओके सर। अभी देखूंगा तो मुझे देखने पड़ेंगे कहाँ पर है ये। ठीक है सर। ठीक है ना बेटा, मैं देख के बता दूंगा। ठीक, रेट कोड कर रखा है। एंट्री नंबर 43, इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, IRFC। एक IR इंडियन रेलवे, सर इंडियन रेलवे के बाद क्या लिखा है? फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन।
इंडियन रेलवे जो भी एसेट्स परचेज करती है ये उसको फाइनेंस की सर्विस देती है ना बेटा, तो ये इनको क्या करती है, इंडियन रेलवे ने जो भी एसेट लेनी है उसके लिए फाइनेंसिंग लीज अरेंजमेंट कराती है, फाइनेंशियल लीजिंग ऑफ एसेट। अर्लियर ये एग्जम्प्ट थी, अब ये नोटिफिकेशन, ये एंट्री ही हटा दी। क्या मतलब हो गया इसका? टैक्स नाउ टैक्सेबल 1 अक्टूबर 2021 से हुआ है बेटा ये। तो इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन जो भी सर्विसेज दे रही है बेटा इंडियन रेलवे को फाइनेंस लीजिंग के रिगार्डिंग, पहले एग्जम्प्ट होती थी, आज के टाइम क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। दिस वन इज पॉइंट नंबर ई। Shall I move on? Yes. पॉइंट नंबर एफ। एक था बेटा आपका एंट्री नंबर 72, पुराना रिवाइज करा रहा हूं मैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% or more of total expense are borne by गवर्नमेंट, वो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइवेट कोचिंग सेंटर वाले पढ़ा रहे होते हैं ना बेटा बच्चों को, तो और फीस सारी कौन रिम्बर्स करता है? गवर्नमेंट। सुना होगा ये, तो वहाँ तो 100% है ना बेटा, लॉ में तो खाली 75 या उससे ज़्यादा ही लिखा है, पर प्रैक्टिकल तो 100 ही देता है ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। Yes. उसमें जीएसटी क्या होता है बेटा, एग्जाम्प्ट होता है। इशू ये आया बेटा, सर्टेन इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, सर्टेन एनजीओज ऐसी होती हैं जो बेटा वो डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अरेंज कर देती हैं। डिसेबल बच्चों के लिए क्या कर देती हैं, स्कॉलरशिप्स क्या कर देती हैं बेटा, अरेंज करती हैं। उनको ट्रेनिंग भी देती हैं, काम भी सिखाती हैं, और उनके लिए क्या करती है बेटा, स्कॉलरशिप भी अरेंज करती है। उसकी रिम्बर्समेंट कौन कर देती है बेटा, गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देती है, फिर वो उन इंस्टीट्यूट्स को रिम्बर्स कर देती है। क्या वो भी एंट्री नंबर 72 में आए? ट्रेनिंग प्रोग्राम किसका चल रहा है बेटा, ट्रेनिंग प्रोग्राम किसका चल रहा है, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। वो इसमें कवर हो या ना हो, गवर्नमेंट स्पॉन्सर है, वो भी पैसा सारा गवर्नमेंट दे रही है। जल्दी बोलो, होना तो चाहिए। आंसर इज यस, ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेटा। सर्कुलर नंबर 20/2021 लिख लो। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, स्पॉन्सर्ड बाय, खर्चा कौन उठा रही है, ये भी एग्जाम्प्ट होगा। ये भी क्या होगा बेटा, आपका एग्जाम्प्ट होगा। चलो अगला बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है, ये कौन सा पॉइंट बनेगा, एफ के बाद जी। ये आया बेटा सर्कुलर नंबर 6/2021। इस पे पक्का बेटा रीट लगेगी, देखना 100% ये गवर्नमेंट को वापस ना लेना पड़ जाए। मैं समझाऊं क्या चीज़ है ये, थोड़ा प्रैक्टिकल सीखते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने बेटा 2 हाईवे बनवाए। एक ले लेते हैं अपना दिल्ली से, क्या बोल रहे हैं, 2 घंटे में देहरादून। नहीं, मेरठ तो बन गया, तैयार हो गया ना लायक। दिल्ली देहरादून 2 घंटे, पता नहीं 3 घंटे में कह रहे हैं।
और एक बोल देते हैं जी दिल्ली अमृतसर 4 घंटे। इन पे काम चल रहा है एक्चुअल में। दिल्ली वैष्णो देवी 6 घंटे बेटा। चलो एनी हाउ, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला बेटा एक्स लिमिटेड को, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला वाई लिमिटेड को। इसमें तो एक्स के पास राइट है कि वो टोल रिकवर करेगी, रोड बनाएगी, जगह जगह टोल लगाएगी, और वो क्या रिकवर करेंगे बेटा? टोल। तो टोल के आपके ऊपर याद हो बेटा, इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट होता है, मैंने पढ़ाया था। यस ये प्रोजेक्ट आपका बेटा टोल प्रोजेक्ट नहीं है वाई वाला, इसमें नहाई इसको पेमेंट करेगी वाई को तो बेटा रोड तो बना रहा है वाई, अब उसको पेमेंट तो चाहिए। तो इस केस में कोई टोल नहीं लेगा, इस केस में पेमेंट कौन कर रही है? ये वाई, नहाई NHAI किसको पेमेंट कर रही है बेटा? वाई लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड कैसे रिकवर कर रही है अपने पैसे को? टोल के फॉर्म में। वाई लिमिटेड कैसे रिकवर कर रही है? उसको NHAI क्या करेगी बेटा? पेमेंट देगी। उस पेमेंट को बोलते हैं बेटा एन्युटी या डेफर्ड पेमेंट। इस सर्कुलर ने बोला है इसके ऊपर जीएसटी लगेगी। इस सर्कुलर ने बोला है बेटा इसके ऊपर क्या चार्ज होगी साहब? जीएसटी चार्ज होगी। इन माय पर्सनल ओपिनियन, ये अगर मेरा क्लाइंट हो, मैं इसको चैलेंज करूं बेटा, वो कंसिडरेशन तो कंसिडरेशन है, चाहे मैं अल्टीमेट बेटा जो कार ट्रक चला रहे हैं उनसे लूं, या चाहे मेरे को NHAI दे। मुझे किस चीज़ के बदले पैसा मिल रहा है? रोड बनाने के बदले पैसा मिल रहा है, बनाने और मेंटेन करने के बदले। थोड़ा सा दिमाग खोलो बेटा अपना, रट लिया एग्जाम का तो पर्पस हो गया। टोल चार्जेस एग्जम्प्ट है, एन्युटी डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? जीएसटी लगता है। पर इन माय पर्सनल ओपिनियन गलत है बेटा, ये इसके ऊपर भी जीएसटी एग्जम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि कंसिडरेशन मिल रहा है मुझे। अब वो कंसिडरेशन चाहे बेटा मैं टोल चार्जेस फॉर्म में ले लूँ, वो कंसिडरेशन चाहे NHAI से हो, पर इस केस में क्या हो रहा है बेटा? आपका जीएसटी चार्ज हो रहा है। लो यही है, ठीक है जी। ये है बेटा आपकी मेगा एग्जम्पशन की जो अमेंडमेंट है। 10वीं तो बेटा मैं शायद ना भी पढ़ाऊँ, एग्जाम में आ जाए तो आप फट्टे मार दोगे। ये मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेटा क्या कर रहा हूँ? दिल्ली गवर्नमेंट के लिए आटा पीस रहा हूँ वीट से, वीट फ्लोर, उसका फोर्टिफिकेशन भी कर रहा हूँ। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? उसमें और अनाज मिलाना। खाली गेहूं में इतने पौष्टिक तत्व नहीं होते, उसमें 1 2 3 4 चीज और मिला दी। यस सर, मल्टीग्रेन है। तो अगर मल्टीग्रेन, ये वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे, मल्टीग्रेन कर दिया इसको। तो अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेटा ये काम कर रहा हूँ, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, कोरोना में तो बहुत बांटे थे, यस सर, वो इस काम में करेंगे, तो इसके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। ये 10 चेंजेस आए हैं बेटा आपके मेगा एग्जम्पशन में, कर लोगे? सर एक डी वाला दिखा दीजिए, प्लीज डी वाला। डी में क्या है बेटा? मिस आउट हो गया। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, बाद में समझते रहना, बैकअप आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, चलो सबसे लास्ट पे आ जाओ। स्क्रीनशॉट लेंगे अब बेटा बाद में देखियो। सबसे लास्ट कितने पॉइंट हो गए थे बेटा टोटल मेरे? नहीं 10 तो उसके थे, वो अलग अलग पॉइंट। MRO 8 था, रजिस्ट्रेशन 9 था, मेगा एग्जम्पशन 10 था। अच्छा वो भी 10 ही थे क्या? 11वां ITC चैप्टर में आपको मैंने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ाया था ना बेटा, जितना GSTR 2A में होता है उसका 105% तक क्लेम कर सकते हैं। किसी जमाने में 120 था, फिर 110 हुआ, फिर 105 हुआ, अब वो 105 भी खत्म हो गया बेटा। अब तो जितना GSTR 2A में आएगा आप उतना ही क्लेम कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द होल क्रक्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन GST।